अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलें उसको स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं जी? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या नाम है? एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स क्या है? एंजियो का जो लफ्जी मतलब है वो होता है क्लोज, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट जिनके सीड क्या होंगे? क्लोज होंगे, बंद होंगे। भाई किस चीज में बंद होंगे? फ्रूट में बंद होंगे। किस में बंद होंगे? फ्रूट में। अब एग्जांपल लेने, आप लोगों ने आड़ू देखा, आड़ू देखना नहीं, खाना भी है, लेकिन उस आड़ू को अगर आप खा रहे होते हैं, जब सारा खा लेते हैं तो अंदर से निकल आता है बीज, निकल आता है ना बीज। अगर आप उस आड़ू को से अलग करते हैं, खाते नहीं हैं, या खुबानी को अलग करते हैं, तो उसमें से बीज निकलता है। तो समझे वो जो इसके साइड पे कवरिंग है वो बीज बंद हुआ किसी चीज में, तो वो हो गया फ्रूट। और फ्रूट में जब कोई बीज बंद होता है तो उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। बात समझ आ गई? तो ऐसे प्लांट जिनमें उनका सीड बंद होगा किसमें? बाय फ्रूट, क्लोज इन फ्रूट, तो हम इसे कहते हैं किसमें क्लोज हो जाएगा? फ्रूट में। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे एंजियोस्पर्म्स। तो इसका मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो फ्रूटिंग प्लांट्स भी होते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़नी है हमने। आपकी बुक में टॉपिक लिखा हुआ है, कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में। बहुत आसान टॉपिक है। पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे और फिर उसके बाद उनमें रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो चलें बेटा, पहली चीज़ ये है कि फ्लावर क्या है। मैं पहले इसको मेंशन कर दूंगा कि फ्लावर क्या है, क्योंकि फ्लावर की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो बच्चों फ्लावर क्या है? इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड मीन कि वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अब मॉडिफाइड है, शूट भी है। देखें दो ही स्ट्रक्चर हैं प्लांट में। जब प्लांट स्टार्ट होता है, सीडलिंग से आगे बढ़ता है, तो उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक उसका रूट और एक उसकी शूट। फिर शूट ही मॉडिफाई होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। तो यहाँ पे एक मॉडिफाइड शूट है फ्लावर, ठीक है। इस फ्लावर के हमने कहा 4 वल्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर में कितने वल्स होते हैं? 4। अब सवाल यह है कि वल्स क्या होते हैं सर? तो बेटा वल्स क्या होते हैं? फ्लावर में कुछ नोड्स पाए जाते हैं, उन नोड्स पे फ्लोरल लीव्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोरल लीव्स मतलब, फ्लोरल मतलब फ्लावर से रिलेटेड है, और फ्लावर के जो लीव्स होंगे उन्हें बोलेंगे फ्लोरल लीव्स। अब वो फ्लोरल लीव्स उस एक जगह पे जहां नोड प्रेजेंट होता है उसकी गिर्द ऐसे घेरा डाल लेते हैं। उस घेरे को कहते हैं वॉर्ल। क्या कहते हैं? वॉर्ल। तो ये वॉर्ल जो है वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से वर्ल हैं? उन चारों के हम यहाँ नाम लिखेंगे और उनके फंक्शन भी लिखेंगे। पहला जो वर्ल है, देखिए मैं कोशिश करूंगा कि जो कलर मैं यूज कर रहा हूं ये कोरस्पॉन्डिंग कलर हो उसी वर्ल के साथ। तो पहला जो वर्ल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वो है कैलेक्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं लिख रहा हूं क्रोला, कैलेक्स क्रोला। थर्ड नंबर पे मैं लिख रहा हूं स्टेमन। स्टेमन का जो वर्ल होगा उसे एंड्रोशियम बोलेंगे, एंड्रोशियम। एंड फोर्थ वन इज गाइनीशियम। तो चलें जी, 4 वर्ल्स मैंने लिख दिए हैं। पहले वर्ल को मैंने ग्रीन से क्यों लिखा है ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि ज्यादातर जो कैलेक्स होते हैं वो होते ही क्या है? ग्रीन इन कलर। कैलेक्स आर ग्रीन इन कलर। ऑलराइट, ग्रीन इन कलर है। सर इनका काम क्या है? हाँ जी, काम इनका होगा दे प्रोटेक्ट इनर वल्स, ठीक है। अंदर वाले वल्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। अंदर वाले वल्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे आ गया जी क्रोला। कौन आ गया जी? क्रोला आ गया। इसको बॉक्स में डाल देते हैं जी, भाग ना जाए कहीं। तो चले, एंड्रोशियम को भी हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया डब्बे में। ये क्रोला क्या है? क्रोला बेटा ब्राइटली कलर्ड फ्लोरल लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्राइटली कलर्ड फ्लोरल लीव्स। ब्राइटली कलर्ड फ्लोरल लीव्स यानी इनका कलर क्या होगा? बहुत ब्राइट होगा। ब्राइट से मुराद है डिफरेंट कलर्स के। सैपल तो भाई ग्रीन ही होने वाला है हमेशा, लेकिन डिफरेंट कलर्स वाले कौन होंगे? क्रोला। तो अब देख लें क्रोला का फंक्शन क्या होगा सर? हाँ, ये तो सोचने की बात है कि जी कैलेक्स के बाद क्रोला का अब क्या फंक्शन है। क्रोला का फंक्शन बहुत स्पेशल है, ठीक है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, जिसमें हम भी आ जाते हैं, हम भी फूल देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं।
और ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है भाई, आखिर ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? फॉर पोलिनेशन। किस लिए अट्रैक्ट कर रहा है? फॉर पोलिनेशन। अब सर पोलिनेशन क्या है मेरा बेटा? पोलिनेशन से मुराद ये है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये डेफिनेशन आपने कमिंग टॉपिक में पढ़नी है, लेकिन सवाल ये है कि एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, तो वो हमने इसी टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करना है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। माइट भी अगर वीडियो लंबी होगी तो हम इसे 2 जो है इसके पार्ट बना देंगे, ठीक है। तो पहली बात ये होगी कि अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को या एनिमल्स को, जो कि पोलिनेशन के लिए ज़रूरी है। ब्राइटली कलर्ड में कोई भी कलर हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। एंड्रोशियम और गाइनीशियम, इन दोनों वर्ड्स को ना मैं मज़ीद क्लासीफाई कर देता हूँ, मज़ीद आपकी आसानी के लिए क्लासीफाई कर देता हूँ कि जो फ्लावर में वर्ल्स होते हैं, जो फ्लावर में वर्ल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं जी? 2 तरह के। अब कैसे इनको क्लासीफाई करेंगे? जैसे कि मैंने डिटेल तो पहले ही लिख दी है, लेकिन अब मैं इसको फ्लो चार्ट की मदद से डिफाइन कर रहा हूँ। तो 2 तरह के वर्ल्स हैं, एक को बोलते हैं नॉन एसेंशियल वर्ल्स, क्या बोल दिया? नॉन एसेंशियल, और दूसरे को बोल दिया बच्चों एसेंशियल वर्ल्स, ठीक है। एसेंशियल वर्ल्स, नॉन एसेंशियल वर्ल्स, एसेंशियल वर्ल्स, ठीक है। 2 वर्ल्स हो गए। अब मैं अगर एक और नाम दे दूं कि इस नॉन एसेंशियल वर्ल्ड को हम नॉन रिप्रोडक्टिव भी बोल देते हैं, फिर भी ठीक होगा। इनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव। और जो एसेंशियल है, जरूरी है, जारी बात है, रिप्रोडक्टिव भी जरूरी होंगे, तो इनको हम बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। क्या बोल दिया भाई? रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बोल दिया। तो अब हमने क्या करना है? इनको क्लासिफाई करना है। सर अब ये बताएं कि नॉन रिप्रोडक्टिव कौन से, रिप्रोडक्टिव कौन से है? तो ठीक है बेटा, जल्दी से बता देते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव आपके पास 2 आ गए। कौन कौन से आ गए? जिनको मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया है। यस, कैलक्स एंड करोला, कैलक्स एंड करोला पे आगे जो रोला। अच्छा, तो एसेंशियल जो है वो है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव के 2 होंगे वर्ल्स। अब जारी बात है, रिप्रोडक्टिव हैं, रिप्रोडक्शन करनी है, और है भी कौन सी रिप्रोडक्शन भाई? ऊपर अभी आपने टाइटल पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो 2 चीजें चाहिए, मेल भी और फीमेल भी। तो यहाँ मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो होगा एंड्रोशियम, ठीक है। क्या होगा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का लफ्जी मतलब ही मेल होता है, ठीक है, एंड्रो से। और फीमेल के लिए होगा गाइनीशियम। आपने पढ़ा होगा, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट जी, ऐसी डॉक्टर जो क्या करे फीमेल डिलीवरीज को या प्रेगनेंसी के इश्यूज को डील करती है। तो सारी बात है वो गायनी आपको याद रहेगा कि फीमेल के लिए है, और एंड्रो जो है ये याद रहेगा मेल के लिए, ठीक है। इस पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो एंड्रोशियम है, यहाँ पे डिटेल कर रहे थे हम, वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव वॉल। क्लियर? चलें, आवाज़ नहीं है आप लोगों की, लेकिन मुझे लग रहा है आपको ये क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे जो गाइनीशियम है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखें, ये आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट भी ले लें तो आपके पास आसानी रह जाएगी, लिखना भी नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिससे हम भागते हैं हमेशा मेहनत से, वो हमें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, और उनको हमने वाल कह दिया। अब मैंने कहा जी वाल तो बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट्स का एक घेरा है, तो उनके इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलेंगे? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं कहता हूँ जी कैलक्स के जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, ठीक है, कैलक्स तो पूरा वार्ल है ना भाई, ये सारे क्या है? वार्ल हैं। लेकिन इसका इंडिविजुअल यूनिट क्या होगा सर? तो भाई इसका इंडिविजुअल यूनिट होगा सेपल। क्या होगा? सेपल। ओके, इसको क्या बोलेंगे? सेपल। और करोला का इंडिविजुअल यूनिट क्या होगा? इसे बोलेंगे आप इसे करोला के इंडिविजुअल यूनिट को आप कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। जैसे हम कहते हैं जी फूल की पत्तियां, फूल की कलियां, तो हम पेटल पे फोकस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पेटल ब्राइटली कलर्ड है, हमें अच्छी लगती है, हम अपने डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी इसी को इस्तेमाल करते हैं, हम जहां भी चाहें इसी को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो ये हो गया पेटल। अच्छा, इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या कहेंगे सर? तो बेटा एंड्रोशियम के इंडिविजुअल यूनिट को आप कह सकते हैं स्टेमन। क्या कह सकते हैं? स्टेमन। देखिए ये एमसीक्यूज में ऐसे ही पूछा जाएगा, इसके इंडिविजुअल यूनिट क्या है, अच्छा इसका पूरा घेरा क्या है। तो इस दोनों तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कवर हो जाएं। अच्छा, गाइनीशियम के इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोल देते हैं हम? कार्पल।
अच्छा, कार्पल भी बोल देते हैं, पिस्टल भी बोल देते हैं, लेकिन ये वो वाली पिस्टल नहीं है टिश्यू टिश्यू वाली। ये जो पिस्टल है ये देखिए इसका स्पेलिंग देख लें, TIL है, ठीक है। अच्छा, गायनीशियम हो गया। आपके लेवल के लिए यही वीडियो है बच्चों, ये मैट्रिक लेवल पे बना रहा हूँ। इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा दोबारा, और वो होगी फर्स्ट ईयर लेवल पे, ठीक है, उसमें ज़्यादा डिटेल होगी। तो आप अपने लिहाज से यहाँ देख लें, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो ये कार्पल या पिस्टल है, ये चारों वर्ड्स हो गए। अब इनका फंक्शन भी हमने जैसे ऊपर डिफाइन कर दिया कि कैलक्स का एक तो ग्रीन इन कलर है और आउटर मोस्ट लेयर वही है, सबसे आउटर मोस्ट वही है। ये जो मैंने अरेंजमेंट लगाई है ना, ये इस तरह लगाई है कि सबसे आउटर मोस्ट कैलक्स, फिर उससे इनर करोला, फिर उससे इनर एंड्रोशियम, और उससे इनर गायनीशियम। यानी कि सबसे अंदर कौन सा होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब ये तो हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ आ गया। क्या सर हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे? जरूर समझेंगे। तो एक रफ से यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ जल्दी में, ताकि आपको समझ आ जाए कि असल में ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए स्ट्रक्चर को। जारी बात है विदाउट डायग्राम समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि ये बड़ा एक टफ जॉब हो जाती है बच्चों के लिए। तो ट्राई करते हैं इसके लिए। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों इसमें डायग्राम में। अब ज़्यादा टाइम मैं चाहता भी नहीं हूँ कि डायग्राम पे मैं यूटिलाइज कर लूँ, और वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। और अगर अभी भी वीडियो ज़्यादा लेंथी हुई तो फिर मुझे 2 पार्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि इसके स्ट्रक्चर्स भी समझा दूँ और साथ ही हम इसको मज़ीद ले जाएं रिप्रोडक्शन की तरफ, लाइफ साइकिल की तरफ पूरे। ओके, तो ये हमारी काफ़ी हद तक डायग्राम बन चुकी है। बस थोड़ा सा वेट करते रहें। चलें जी, ये हमारे कैलक्स भी बन गया, करोला भी बन गया है। और अब हमने जाना है अगले 2 जो हमारे एंड्रोशियम और गायनीशियम है। तो एंड्रोशियम गायनीशियम को भी कलर में हमें डिफरेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि समझ अच्छे से आ जाए। तो मेरे ख्याल में सेंट्रल पार्ट है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, ज़्यादा स्वोलन मैंने नहीं बनाया पार्ट, हालांकि इसकी डेफिनेशन में तो लिखा जाता है कि ये स्वोलन पार्ट है। कोशिश करते हैं इसी को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ओके बच्चों, तो ये मैं कोशिश ये भी कर सकता था कि पहले इसको बना लेता, लेकिन फिर बच्चों को समझ नहीं आती, और कोशिश यही होती है कि ताकि बच्चे भी इसको बना सकें। बड़ा टफ जॉब लगती है उन्हें, लगता है कि जी सर ने तो बहुत पहले से पहले बना ली थी, तो फ़ौरन बनाने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर आता है, लेकिन भाई आप लोगों ने भी बनानी है ना पेपर में। अब आपने भी तो इसके नंबर लेने हैं। अगर आप अच्छे से नहीं बनाएंगे, आप लोगों की ड्राइंग तो हमसे बहुत अच्छी होती है, अगर आप अच्छा इसको ड्रा नहीं करेंगे बच्चों तो काम ख़राब हो जाएगा, और फिर आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे, जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों के मार्क्स ना आए। अच्छा जी, ये हमने एक रफ स्केच ड्रा कर लिया है, बस ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको इसी पे इत्तेफाक करते हैं। एक डायग्राम बना लिया फ्लावर की। अब इस फ्लावर के मैं आपको वर्ल्स बताने लगा हूँ। वर्ल्स कौन कौन से हैं पहले मैं फ्लावर के पार्ट्स बता देता हूँ यहीं पे। तो उन पार्ट्स को भी आप नोट कर लेंगे कि जो ये फ्लावर है इसके मेन जो हैं 3 हिस्से हैं, ठीक है। 3 हिस्सों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके पार्ट्स को। तो सबसे पहले मैं ऊपर रख देता हूँ फ्लोरल लीव्स को, ठीक है। फ्लोरल लीव्स को मैंने रख दिया। दूसरे नंबर पे मैंने रख दिया जी थैलेमस को, या हम इसे टॉरस भी कह देते हैं, टॉरस। और थर्ड नंबर पे मैं रख देता हूँ पेडिसल को, ठीक है, पेडिसल। ऑल राइट, तो फ्लोरल लीव्स, थैलेमस एंड टॉरस, ये क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना, इसकी डंडी है जिससे हम फूल पकड़ के रखते हैं, तो ये कहलाती है पेडिसल। क्या कहलाती है? पेडिसेल कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? पेडिसेल कहलाती है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का कुछ पार्ट जो है वो सोलन है। मैं इसको यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। ये जो पार्ट है थोड़ा सोलन सा पार्ट है, जिससे काफ़ी आप देख रहे हैं कि वल्स अटैच हैं। इस पार्ट को, इस स्वोलन पार्ट को कहते हैं थैलेमस, ठीक है। स्वोलन पार्ट को क्या बोलते हैं? थैलेमस और टॉरस। 2 नाम बता दिए बच्चों, ये ना हो पेपर में आ जाए टॉरस और आप कहें कि सर आपने तो हमें थैलेमस पढ़ाया था, नुकसान कर दिया हमारा। अच्छा, ये तो हो गए 2। थर्ड पेडिसल हो गई, थैलेमस हो गया। फ्लोरल लीव्स कौन से? भाई ये जितने भी वल्स हैं ना ऊपर, ये सारे फ्लोरल लीव्स के हैं। ये सारे के सारे वल्स क्या हैं? फ्लोरल लीव्स के हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये ग्रीन वाला भी, ये सब के सब क्या हैं? फ्लोरल लीव्स। भाई इसको ब्लैक से ही ऐसे बता देता हूँ, ये क्या हो गए जी?
फ्लोरल लीव्स। क्या हो गए? फ्लोरल लीव्स। तो चलें, आपको समझ आ गई कि फ्लावर के 3 हिस्से हैं, एक पेडिसल है, एक थैलेमस है और एक क्या है? फ्लोरल लीव है। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, हमने इनके फर्दर पार्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, और इसमें मजीद देखने के इंडिविजुअल यूनिट्स कौन से हैं। तो आप देखें सबसे आउटर, आप लोग खुद समझदार हैं, ये जो हमने बनाया था सबसे आउटर, देखें यही रेड कलर से बनाने का मकसद था कि ये अट्रैक्टिव है, कलर है, ब्राइटली कलर्ड है। इस पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चों? वहां पे बताएं, देख के क्या लिखवाया मैंने, इसको वर्ल को पूरे को क्या बोलेंगे? कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। और इसके इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलेंगे? यस, पेटल बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों की आवाज मुझे आ रही है यहां तक, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। और ये जो आउटर मोस्ट वार्ल है, मैंने कहा सबसे आउटर मोस्ट वार्ल होगा कैलेक्स, तो यहां पे इसे मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये तो पूरा वार्ल है ना, एक इधर है, एक इधर है, और भी होंगे, तो इसके इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलेंगे? सर ये भी बताना चाहिए आपको। यस, मुझे बताना चाहिए, ऊपर भी बता के, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसे क्या बोलेंगे? सेपल। तो बार बार बताने का मकसद ये होता है कि जितनी बार भी कोई बच्चा सुन रहा होता है उसको उतना ही याद होता चला जाता है, इसलिए रिपीटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैलक्स है, ये क्या है? करोला। ये वाला जो वार्ल है जो मैंने ब्लैक से ड्रा किया, देखिए मैं उसी कलर से लिख भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस पूरे वार्ल को बोलते हैं, जो ब्लैक कलर वाले वार्ल्स होते हैं, इस पूरे वार्ल को बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? वर्ल को बोलते हैं एंड्रोशियम। लेकिन क्योंकि यहाँ वर्ल को मैं मेंशन नहीं कर रहा, यहाँ मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट को मेंशन कर रहा हूँ, तो इस इंडिविजुअल यूनिट को बोलेंगे स्टेमन। ठीक है, स्टेमन क्या है? ये इंडिविजुअल यूनिट है। और एक वर्ल का है, इसके वर्ल को बोलते हैं एंड्रोशियम। बात समझ आ गई? इसके वर्ल को क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, पहले वर्ल लिख रहा था, फिर उसका इंडिविजुअल यूनिट, इस जगह पे मैंने पहले स्टेमन लिख दिया है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ब्लू वाला, हाँ इसको भी मैं कोशिश करता हूं कि सिंगल यूनिट ही बता दूं। ओके, तो ये जो सिंगल यूनिट है ये है हमारा कार्पल और पिस्टल। ठीक है, कार्पल और पिस्टल। और इसका वर्ल क्या कहलाएगा जी? अभी हमने पढ़ा है, शाबाश, कोशिश करेंगे तो आपको भी याद होगा, आप देख के भी बता सकते हैं। तो इसको बोलेंगे गाइनीशियम। ठीक है, तो ये आपने याद कर लिया, ये क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का एक स्ट्रक्चर था। अब इसमें रिप्रोडक्शन, देखिए मैंने इस पे क्यों जोर डाला है, पहले जब तक आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा ना, रिप्रोडक्शन समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, वो किसकी बुनियाद पे होती है? पोलिनेशन की बुनियाद पे होती है। ठीक है, और पोलिनेशन में पहले बता चुका हूँ कि एंथर से स्टिग्मा की तरह मूवमेंट है, लेकिन ये नहीं बताया कि एक्चुअली वो जो एंथर से स्टिग्मा की तरह मूवमेंट है वो कैसे हो रही है। ठीक है, और वो एंथर कहाँ पे है, सिग्मा कहाँ पे है, तो वो भी बताने लगा हूँ यहीं पर। ठीक है, ये जो स्टेमन है और ये जो हमारे पास दूसरी चीज़ है दैट इज़ कार्पल, ये दो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। बाकी दोनों क्या हैं? ये करोला और ये कैलक्स, ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, लेकिन इनके बगैर भी रिप्रोडक्शन मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे इंसेक्ट्स को, ये बर्ड्स को इंट्रैक्ट ही नहीं करेंगे अपने साथ, और फिर जाहिर बात है जब वो इंट्रैक्शन नहीं होगी उनके दरमियान, और जो अट्रैक्शन नहीं होगी तो फिर दोनों तरह से पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो चलें बेटा ये स्टार्ट करते हैं। इनको मैं ज़्यादा डिटेल में लेके जाना चाह रहा हूँ स्टेमन को। अगर आपने ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें फौरी तौर पे, क्योंकि मैं अब इसको मिटाऊंगा और इसके बाद इसकी डिटेल आगे चलाऊंगा। या अगर आपके लिए आसानी हो जाए तो चले यहीं पे लिख लेते हैं, जो सेपल हैं या पेटल हैं, स्टेमन, कार्पल, इनके पार्ट्स को कुछ को यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको मिटा लेंगे। तो स्टेमन को मैं आगे लेके जा रहा हूँ कि स्टेमन फर्दर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है बच्चों। स्टेमन फर्दर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, एक होता है एंथर, स्टेमन का एक हिस्सा क्या होता है? एंथर, यस, और दूसरा हिस्सा होता है फिलामेंट। तो बच्चों ये दोनों याद कर लेंगे कि स्टेमन खुद क्या है? एंड्रोशियम का पार्ट है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसके इंडिविजुअल यूनिट को स्टेमन बोल रहे हैं। स्टेमन के 2 हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। अब इस डायग्राम में देखें, ये है एक पूरा स्टेमन, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैक में, ये सारा ब्लैक क्या है? स्टेमन है। अब इस ब्लैक में आप देख लें तो एक स्ट्रक्चर ऊपर की जाने मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोल देते हैं एंथर। क्या बोल देते हैं? एंथर बोल देते हैं। ठीक है, और नीचे एक और स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाला, इसको क्या बोल देते हैं? फिलामेंट। ओके, तो ये दोनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? स्टेमन। लेकिन इंडिविजुअली देखें तो ये पार्ट क्या है? एंथर। ये वाला पार्ट क्या है? फिलामेंट है। बात समझ आ गई? चलें, ये तो इजी हो गया। अब आपको ये दोनों बात समझ आ गई हैं। गाइनीशियम के पार्ट्स को मजीद देख लेते हैं। गाइनीशियम जो है वो कार्पल पे मुश्तमिल है, और कार्पल मजीद 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है।
कार्पल के मजीद क्या हैं, 3 हिस्से हैं बच्चों। अब कार्पल के कौन कौन से 3 हिस्से हैं सर? पहले हिस्से को मैं कहता हूं, या मैं नीचे से आ जाता हूं तरतीब से, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। अब देखें जी, कार्पल को यहां मेंशन करते हैं उसके पार्ट्स को। ये जो स्वोलन पार्ट है ना नीचे वाला, ये यहां से यहां तक, ठीक है, इस स्वोलन पार्ट ऑफ कार्पल को बोलते हैं ओवरी। क्या बोल दिया हमने बच्चों? ओवरी बोल दिया। अच्छा, ये मिडल वाला पार्ट देखें, यहां से स्टाइल मार रहा है, क्या याद रखना है, यहां से क्या कर रहा है, स्टाइल मार रहा है, बट तो इसको बोलेंगे स्टाइल, अपना स्टाइल है भाई इसका। और ये जो टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन, इसको बोलेंगे स्टिग्मा। क्या बोल दिया? यस, बोल दिया स्टिग्मा। अब इस एंथर में, जो कि मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन का हिस्सा है, कुछ दानेदार ऐसे साख्ते मौजूद होती हैं, छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। उनकी तरफ भी जाते हैं कि पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। यही पोलन ग्रेन इस एंथर से उड़ के इस स्टिग्मा पे आ जाते हैं। एंथर से कहाँ आए? स्टिग्मा पे। यहां देखिए, एंथर से कहाँ आए? स्टिग्मा पे। दिस मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये क्या हो गए? पोलन ग्रेन। तो बच्चों, पोलन ग्रेन का इस एंथर से स्टिग्मा पे जाना क्या कहलाया? पोलिनेशन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। यस, वेरी गुड। बात समझ आ गई यहां तक? तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या होगा? पोलन ग्रेन बनेंगे कैसे? ठीक है, पोलन ग्रेन कैसे बन रहे हैं, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये अब हमने पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, वीडियो भी काफी लंबी हो गई। अच्छा, मजे की बात यह है बच्चों कि मैं जो आपको इसकी भी कोशिश कर रहा हूँ, फ्लो चार्ट दे रहा हूँ ना, ये इंशाल्लाह आपको ना तो ये टॉपिक कभी भूलेगा और ना इस टॉपिक में कोई आपको मिसकंसेप्शन होगी, ना आप मिक्स होंगे। ठीक है इंशाल्लाह, तो आपने इसको लाजमी देखना है आगे। वो वाला मैं फ्लावर नहीं मिटा रहा फिलहाल, ताकि मैं उससे आपको दोबारा इसके पार्ट्स को बता सकूं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, इस तरह स्टार्ट लेंगे कि मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट को अलग कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ? फर्टिलाइजेशन की तरफ। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ले लिया हमने, ठीक है, और इसके बरक्स जो है दूसरी जानिब हम लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बात समझ आ रही है? तो उसको हम ऐसे नीचे चलाएंगे ताकि दोनों एक पॉइंट पे आके मिल जाएं। ओके, तो हमारा काम सही हो गया। एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लिया और दूसरा हमने क्या बना लिया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा बच्चों? जल्दी से बताएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। पहले कौन सा है? स्टेमन। स्टेमन ही है ना? अच्छा, स्टेमन के बाद स्टेमन का जो 2 हिस्से थे हमने कहा, ठीक है, स्टेमन के क्या थे? 2 हिस्से। तो ऊपर वाले हिस्से को क्या बोल रहे हैं? एंथर। यस, क्या बोल रहे हैं? एंथर। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोल रहे थे? फिलामेंट। अपने दिल में बताते आए ताकि आपको भी पता चल जाए आपको कितना याद हो गया साथ साथ। ठीक है, तो स्टेमन के 2 हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। बच्चों, इस एंथर में, एंथर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगे हैं। ठीक है, ये जो एंथर होते हैं ना, ज़्यादातर ये होते हैं बाइलोब्ड। ठीक है, एंथर क्या होते हैं? ज़्यादातर बाइलोब्ड होते हैं। तो मैं इसलिए इसको थोड़ा इसी तरीके से ड्रा करने की कोशिश करूँगा कि ये बाइलोब हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में भी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, ये बाइलोब ही दिखाया गया मैट्रिक की बुक में कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। ये एक एंथर है, इसी के नीचे फिलामेंट लगी हुई है, ये वाला है, ये वाला एंथर। ठीक है, ये ब्लैक सा, तो यहाँ भी ब्लैक कलर ही इसलिए यूज़ की है। इस एंथर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। ठीक है, तो उन थैलियों को ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ऐसे एंथर में क्या होती हैं? यस, ऐसे थैलियाँ होती हैं। इन थैलियों को क्या बोलते हैं? हमने इसको तो कहा ये एंथर है। ठीक है, इसके अंदर कुछ थैलियाँ हैं, थैलियों को बोलते हैं, बायो में जब भी थैली का वर्ड आता है उसमें यूज़ होता है सैक।
तो इसको बोलेंगे पोलन सैक। पोलन सैक क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि इस थैली के अंदर क्या होने वाला है बच्चों? पोलन ग्रेन्स होने वाले हैं। ठीक है, इस पोलन सैक में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब उन सेल्स को कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, लेकिन वो मदर सेल्स होते हैं और वो डेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, डेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं। याद रखिएगा, बायो में ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि जब भी कभी मेल के लिए स्पोर्स लिखे जाते हैं तो माइक्रोस्पोर लिखे जाते हैं, क्योंकि उनका साइज में भी वाकई फर्क होता है। तो इसलिए मेल में जब भी स्पोर्स आएंगे कौन से होंगे? माइक्रोस्पोर्स, और फीमेल में जब भी आएंगे वो होंगे मेगास्पोर्स। अब बच्चों होता यह है कि एंथर में क्या मौजूद है? पोलन सैक्स। हम इस तरह आ रहे हैं तरतीब से ताकि आपको याद होता जाए, और ये ऐसी सीक्वेंस है जिससे आप लोग भूले नहीं कभी भी। तो स्टेमन के एक पार्ट एंथर में क्या है? पोलन सैक्स। इस पोलन सैक के अंदर क्या है बच्चों? इस पोलन सैक के अंदर कुछ सेल्स हैं जिन्हें बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, डेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? डेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। अब ये डेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे? ये करेंगे मेयोसिस। क्या करेंगे? मेयोसिस करेंगे। अब मेयोसिस का प्रोसीजर बताने का तो यहाँ टाइम नहीं है, मैं आपको समझ आ जाएगी। ये जब मेयोसिस करेंगे, एक बात याद रखिएगा बच्चों कि जब भी कभी मेयोसिस होती है ना तो सेल बन जाता है हैप्लॉइड। ठीक है, जब भी कभी मेयोसिस होती है तो सेल क्या बन जाता है? हैप्लॉइड। तो डेप्लॉइड माइक्रोस्पोर तब्दील हो जाएगा किसमें? मेयोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर में। अच्छा, बच्चों को अक्सर ये बहुत कंफ्यूजन आती है, मुझे कहते हैं सर कि एक ही स्पोर बनता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब भी मेयोसिस होगी तो हमने पढ़ा था 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो सेल ज़्यादा ही बनते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम किसी एक सेल की एग्जांपल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल ज़्यादा नहीं बनते, बात समझ आइए, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो ना। तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को बेटा हम नाम देते थे पोलन ग्रेन का। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को क्या नाम दे देते हैं? पोलन ग्रेन का। ओके, अब समझ आ गई होगी कि पोलन ग्रेन क्या है। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ द स्टेमन। एंथर में मौजूद हैं पोलन सैक, उसमें मौजूद हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर दैट आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स। ओके, अभी कहानी यहाँ रुकी नहीं है बच्चों, अभी आगे भी जाएगी। तो चलें यहां से ले जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पहले वहां तक, और फिर इनको आपस में फर्टिलाइज करवाएंगे। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा पार्ट था भाई? मुझे आखिरी वाल बताएं कौन सा है। शाबाश, आखिरी वाल कौन सा था? गाइनेशियम, 4th वाल। लेकिन उसके इंडिविजुअल यूनिट का नाम लिखना है यहाँ पे, और वो क्या था? कार्पल। वेरी गुड, क्या था? कार्पल। अब इस कार्पल के 3 हिस्से बताए थे। कितने हिस्से बताए? 3 हिस्से बताए। कौन कौन से थे? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। गुड, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो 3 हिस्से हो गए किसके जी? कार्पल के। अब इन तीनों हिस्सों को हमने मजीद डिफाइन करना है, तो जितना भी प्रोसेस होगा वो ज़्यादातर ओवरी में होगा। ये 2 तो अभी हम नहीं डिस्कस करें, तो ओवरी को लेके चलते हैं। ओवरी में क्या मौजूद है? ओव्यूल मौजूद है। ओवरी में क्या मौजूद है? एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल। ओके, तो मैं ओवरी का स्ट्रक्चर भी यहाँ ड्रा करूंगा। ये ओवरी है, यहां से यहां तक ओवरी है। इस ओवरी के अंदर बच्चों, ओवरी के इनसाइड एक ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद है, इसे कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। और यही ओव्यूल बच्चों क्या होगा? फ्यूचर में सीड में चेंज होगा। यही ओव्यूल फ्यूचर में किस में चेंज होगा? सीड में। किस में चेंज होगा? सीड में। और ये जो ओवरी है बच्चों, ये फ्यूचर में चेंज होगी फ्रूट में। बात समझ आ रही है? तो ओवरी ने फ्यूचर में जाके क्या बनाना है? फ्रूट। और इस ओव्यूल ने फ्यूचर में क्या बनाना है? सीड। इसीलिए क्योंकि ये ओवरी अपने अंदर ओव्यूल रखती है, तो फ्रूट भी अपने अंदर सीड रखता है। दैट इज व्हाई हम इनको क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि ये क्या करते हैं? अपनी ओवरी में अपने सीड को महफूज रखते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? तो चलें हम आगे चलते हैं। अब इस ओव्यूल में, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल खुद भी क्या है? एक सेल है, ठीक है, डेप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो हम कहेंगे कि ओव्यूल के अंदर डेप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डेप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स होते हैं।
ये मैं सिर्फ मैट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ। जब आप इंटर में जाएंगे तो उसमें कुछ और बातें भी होंगी जो मैं यहाँ बताऊंगा, अभी सही डिटेल भी करूंगा। अभी वो मैं सोचा था इसमें ऐड कर देता हूँ, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको देखने में कि ये क्या आ गया जी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो अभी उस तरफ नहीं लेके जा रहे आपको, ठीक है। अच्छा, ये डेप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स क्या करेंगे, सेम वही केस है भाई, ये भी क्या करेंगे, मेयोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मेयोसिस। पहले तो बच्चों होनी मेयोसिस है, ठीक है। ओके, तो मेयोसिस के बाद ये चेंज हो जाएंगे किस में, हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स। अच्छा, ये जो हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर, इसमें 7 अलग अलग तरह के सेल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ तो जो 2 सेल्स होंगे इसमें पोलर न्यूक्लियाई जिसे हम कहेंगे, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड बना देते हैं, लेकिन बाकी तमाम सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में पाए जाएंगे। अब कैसे, इसी ओव्यूल के अंदर एक सैक होती है, एक थैली होती है, उसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सैक या एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो उस सैक के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर वो सैक होगी, उसमें 3 तरह के सेल्स पाए जाएंगे। यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, एक सेल्स इस तरह से मौजूद होंगे, आपकी बुक में उन्होंने इन सेल्स को बना तो दिया है लेकिन डिफाइन नहीं किया। इन सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। एक और सेल्स होंगे यहाँ पे जिन्हें बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और 2 सेल्स यहाँ पे होंगे जिन्हें बोलेंगे साइनर्जिड्स, और एक होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ओवोस्पोर, ठीक है, या ओस्फेयर इसे कहेंगे। तो चलें इसको मजीद अभी देखते हैं। ये जो मैक्रोस्पोर्स बनेंगे, मैक्रोस्पोर्स, उसमें हमारे पास 2 तरह के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज़ क्या होगी जी, एग, ठीक है। एग जो कि ये वाला मैंने ड्रा किया ब्लू कलर से, ठीक है, ये ब्लू कलर से जो ड्रा किया ये क्या है, एग है। ये जो सेल्स हैं इन्हें बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये आपस में न्यूक्लियस जुड़ गए, पोलर न्यूक्लियाई बोल दिया इसको। ये जो 3 सेल्स हैं इन्हें बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और ये जो 2 सेल्स हैं बच्चों इन्हें बोलेंगे साइनर्जिड्स। क्या बोल दिया, साइनर्जिड्स। अब क्योंकि वहाँ पे अगर मैं उसी डायग्राम को आगे चलाता हूँ तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी समझना, तो हम यहाँ सेपरेट एक डायग्राम बना रहे हैं उसको समझने के लिए, प्रोसीजर को। तो मान लें कि ये जी हमारी वही कार्पल दोबारा बन चुकी है, ठीक है, और ये उसका ऊपर नीचे वाला स्वोलन पार्ट हो गया है। ये हो गई जी ओवरी सारी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया जी स्टाइल, और ये जो अपर पार्ट है ये हो गया स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टिग्मा। अब इसके बिल्कुल अंदर क्या मौजूद था, अभी हमने बनाया था ओव्यूल, तो ये ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर मैंने कहा एक थैली होती है जैसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, बहरहाल आपकी बुक में मेरे ख्याल में उसको मेंशन नहीं किया हुआ। तो इस ओव्यूल के अंदर उस एम्ब्रियो सैक में 3 तरह के ये सेल्स थे जिन्हें हमने बोला था एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। क्या बोला था, एंटीपोडल सेल्स। बच्चों इनका काम होता है सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और ये बिल्कुल उस एंड पे होते हैं जो बिल्कुल अपोजिट होता है टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब की एंट्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर होगा, इट्स मीन कि पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर होगी, जबकि आई थिंक सो कि ज़्यादातर बुक्स में यहाँ से एंटर करवाया गया उसको मैट्रिक लेवल पे, तो वो गलत है बिल्कुल। अब देखें क्या होगा, इस पोलन सैक से निकलेंगे पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन आ रहे हैं जी, पोलन ग्रेन आ रहे हैं भाई अब आपके घर, ये आ गए जी पोलन ग्रेन, ठीक है। इस पोलन ग्रेन में मजीद 2 तरह के न्यूक्लियस होंगे। कितनी तरह के, 2 तरह के। तो मैं एक न्यूक्लियस ऐसे ब्लैक से बना रहा हूँ और एक न्यूक्लियस को मैं ग्रीन टेक्सचर दे रहा हूँ ऐसे, ओके। ये आ गए जी, सही हो गया। ये एक ही था, मैं इसको यहाँ तक चला के लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से आया, बहुत दूर से आया, ठीक है। तो ये जो पोलन ग्रेन है इसमें हमने कहा कितनी तरह के न्यूक्लियस हैं, यस 2 तरह के न्यूक्लियस हैं।
दो तरह के न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस जो है वो उससे बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। लो जी, क्या बोल दिया? ट्यूब न्यूक्लियस। और जो दूसरा न्यूक्लियस है बच्चों उसे बोलेंगे हम जेनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। अब बच्चों ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना, इसको आराम नहीं है, इसने मजीद क्या करनी है? माइटोसिस करनी है। इसको आराम नहीं आता भाई, ये इसने मजीद क्या करनी है? माइटोसिस। जिद लगा दी है, नहीं नहीं मैंने माइटोसिस करनी है। तो चले हमने कहा कर लो भाई, तो इसने माइटोसिस की और क्या बना दिया? दो स्पर्म्स, माशाल्लाह, ठीक है, क्या बना दिए? दो स्पर्म्स। अब जनरेटिव न्यूक्लियस भाई साहब खुद भी हैप्लॉइड थे, ट्यूब न्यूक्लियस साहब भी हैप्लॉइड थे, इन्होंने माइटोसिस की और दो स्पर्म बना दिए, ठीक है, ये हमने दिखाया जी दो स्पर्म है। लेकिन ये काम कब होगा? जब ये पोलन ग्रेन, यस ये वाला पोलन ग्रेन जब एंथर से निकल के स्टिग्मा पे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? स्टिग्मा पे। अब यहाँ गिरते ही इसने क्या किया? ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो ट्यूब न्यूक्लियस था अब उसकी ड्यूटी लग गई, ये वाला था ब्लैक वाला ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी, अपना काम शुरू कर दिया और यहां से एक ट्यूब बनाना शुरू की। यस ठीक है, एक क्या बना दी? एक ट्यूब। ये आ गई ये ट्यूब। अच्छा ये ट्यूब अब इसने क्या करना है? साइड से घुमा के ऐसे जा रही भी हमारी ट्यूब और ये इंटर करवा देने किस में? ओव्यूल में। बिस्मिल्लाह, ए गई जी। अच्छा अब इसको क्या पता भाई यहीं से एंट्री मारनी है, तो बेसिकली यहाँ पे जो दो सेल्स हैं साइजिट्स, वो इसको करेंगे गाइड कि भाई इधर उधर नहीं जाना, बिल्कुल यहीं पे आना है। तो ये यहाँ पे गाइड कर दिया, पोलन ट्यूब ने यहाँ से एंट्री मार ली, ठीक है, ये पोलन ट्यूब ने एंट्री मार ली। अब पोलन ट्यूब क्यों बनाई है? जाहिर बात है जब आप लोगों ने कहीं जाना है तो आपको भी रास्ता चाहिए, इतने ऊंचाई से बेचारे नीचे आते गिर ना जाते, तो इसीलिए हमने ऊपर एक ट्यूब बनाई कि सुकून से उस ट्यूब से स्लाइड लेते हुए वो कहाँ दाखिल हो जाए? ओव्यूल में। तो यहाँ पे जो दो स्पर्म्स हैं मैं उनको ग्रीन कलर दे रहा हूँ आसानी के लिए, ये हमारे स्पर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आगे हमारे शहजादे जिसका था इंतज़ार हैं, ये अपनी बारात लेके आ गए हैं। तो अब यहाँ से जैसे ही दाखिल हुए आगे दाखिल हो गए, ठीक है, दो स्पर्म्स अंदर आ गए। अब स्पर्म्स अंदर आते हैं तो स्पर्म्स को वेलकम करने के लिए दो तरह के सेल्स मौजूद हैं। कौन कौन से दो सेल्स मौजूद हैं? एक तो है एग और एक है पोलर न्यूक्लियस। सपोज दैट कि ये वाला है एग, ठीक है, और यहाँ पे एक पोलर न्यूक्लियाई है। मैंने कहा पोलर न्यूक्लियाई को मैं ऐसे कर देता हूँ अलग से, ये पोलर न्यूक्लियाई है। अब एक स्पर्म्स आया यहाँ पे, जैसे ही एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन आए तो इस स्टेप को हमने बोल दिया पोलिनेशन, ठीक है, क्या बोल दिया? पोलिनेशन। अच्छा बच्चों एक और बात बताऊं कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस है, जब जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा दो स्पर्म में, तो अब इस पोलन ग्रेन में दो चीजें होनी, दो चीजें होनी हैं, ठीक है, कौन कौन सी दो चीजें होनी चाहिए? यहां पे आके दो स्पर्म और एक ट्यूब न्यूक्लियस, दो स्पर्म और एक ट्यूब न्यूक्लियस। अब इस पूरे पोलन ग्रेन को हम बोलेंगे मेल गैमीटोफाइट जनरेशन। क्या बोलेंगे? मेल गैमीटोफाइट जनरेशन। अब जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है जी? इससे पहले पिछले टॉपिक में, कि दो तरह की जनरेशन होती है प्लांट में, एक होती है स्पोरोफाइट, एक होती है गैमीटोफाइट। तो ये जो पोलन ग्रेन है इसमें क्या होगी? मेल गैमीटोफाइट जनरेशन। अच्छा अब मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में ये एमसीक्यूज पेपर में आता है कि मेल गैमेटोफाइट जनरेशन कंसिस्ट ऑफ, तो वो दो चीजें नहीं होंगी, तीन होंगी, दो स्पर्म होंगे और एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा। स्पर्म जैसे अंदर इंटर हुए, अंदर दो हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। ये जो हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है, ये इनमें से एक जो है वो चेंज हो जाएगा किस में? एग में, जैसे ओस्फेयर जिसे कहते हैं, ठीक है, ओस्फेयर या एग बन जाएगा। और साथ ही एक और चीज मौजूद होगी इस डिप्लॉइड मैक्रोस्पोर से, एक और चीज बनेगी, डेट इज पोलर न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई। दो हो जाएंगे तो सारी बात है प्लूरल बनाना पड़ेगा। अब ये पोलर न्यूक्लियाई और ओवोस्फेयर ये दोनों मिलके कहलाएंगे फीमेल गैमीटोफाइट जनरेशन, ठीक है, ये क्या बन जाएगी? फीमेल गैमीटोफाइट जनरेशन।
ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, जर्मिनेट करना है। तो ये दो चीज़ें बतानी रह गई थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब स्पर्म जैसे अंदर इंटर हुए ना, एक स्पर्म ने भाग के एग से मिलाप कर लिया, फ्यूज़ हो गया, और जाहिर बात है जब ये फ्यूज़ होते हैं तो इस अमल को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो एक फर्टिलाइजेशन ऑन द स्पॉट हो गई कि एक स्पर्म ने जाके एंट्री मार ली एग में, तो ये हो गई फर्टिलाइजेशन। अब जाहिर बात है जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ जी, एक तो एग और स्पर्म मिल गए आपस में, स्पर्म प्लस एग हो गए। ठीक है, जब एग और स्पर्म आपस में मिल गए तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, जाइगोट। उस जाइगोट से क्या बनेगा, यस अच्छा, एग और स्पर्म दोनों क्या थे, हैप्लॉइड थे। एग भी हैप्लॉइड है और स्पर्म भी हैप्लॉइड है। जब ये मिल गए तो इन्होंने बनाया जाइगोट, जो कि क्या है बच्चों, वो डिप्लॉइड है। जब ये दोनों मिलके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट कहेगा मैंने नहीं रुकना, अब जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो एक ऐसा छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा पौधा है जो कहता है बड़े होकर मैं अपने पापा पे जाऊंगा, पापा की तरह बनूंगा। तो ये एम्ब्रियो भी बड़ा होकर पापा की तरह बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये कंडीशन हो गई, ये होगी सिंगल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये स्पर्म, ये तो उदास हो जाएगा बेचारा, इसका तो मूड ऑफ हो जाएगा कि भाई वो तो फौरन एग के साथ फर्टिलाइज कर गया, मैं क्या करूं। तो भाई हमने कहा आप परेशान ना हो, आपके लिए भी है, आपके लिए भी कुछ रखा है हमने। अब क्या होगा जी, ये हैप्पी हो जाएगा क्योंकि इससे पता चलेगा कि मैंने इस वाले न्यूक्लियस से जाके फ्यूज हो जाना है। ठीक है, और जब ये स्पर्म यहां पे फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस था ये क्या था, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या था, पोलर न्यूक्लियाई। और जब ये इससे फ्यूज कर गया स्पर्म, तो अब क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी क्या था, डिप्लॉइड, ये बात मैंने शायद नहीं बताई कि पोलर न्यूक्लियाई होगा डिप्लॉइड, इसलिए मैं इसको साइड से लेके आया हूं, और ये हो जाएगा हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो जैसे ही पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड से एक हैप्लॉइड स्पर्म मिलेगा तो कुल मिला के 3n की कंडीशन हो गई भाई। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं दूसरे स्पर्म्स के साथ क्या हुआ, दूसरे स्पर्म के साथ क्या हुआ, इस स्पर्म को मिल गया जी पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई, सिंगुलर न्यूक्लियस प्लूरल न्यूक्लियाई। जब ये दोनों आपस में मिले तो इनसे बना ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। जाहिर बात है कि डिप्लॉइड ये था, हैप्लॉइड ये था, ट्रिप्लॉइड ही होना था ना, ये तो डिप्लॉइड था, ये क्या था, हैप्लॉइड। तो ये बन गया ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। और ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, इसको हम कह देंगे, बल्कि नाम इसका चेंज करके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्या नाम रख देंगे, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अब क्या हुआ जी, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को हम 3n कह सकते हैं क्योंकि ये 3n बन चुका है भाई सही लफ्जों में, और जो एम्ब्रियो है वो क्या है, 2n है। तो ये एमसीक्यूज भी आता है। अब क्योंकि एक स्पर्म एग से मिला और दूसरा स्पर्म पोलर न्यूक्लियस से मिला, तो बच्चों यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई डबल। ठीक है, एक स्पर्म एग से मिल रहा है और भाई दूसरा स्पर्म किससे मिल रहा है, पोलर न्यूक्लियाई से। इसका मतलब यहां फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल है, इसीलिए इस प्रोसीजर को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं जी, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एक बहुत ही अहम किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डबल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों अच्छे से इसको समझ लो कि डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है। फर्टिलाइजेशन का मतलब था यूनियन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का मिल जाना। अब जाहिर बात है स्पर्म और एग मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गई, लेकिन यहाँ पे ये स्पर्म दूसरे पोलर न्यूक्लियस से भी मिल गया, इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन डबल हो गई, इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा, एक तो एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो का तो हमें समझ आ गया सर, इसने बाद में सीडलिंग बनाना है, नन्हा पौधा बनाना है, और फिर वो बड़ा हो जाएगा और अपने पापा पे जाएगा। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बनाने का क्या मकसद है बेटा, इसका भी मकसद है, कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं होती। ये जो एंडोस्पर्म है, इस न्यूक्लियस ने चेंज होना है एंडोस्पर्म टिश्यू में। किस में चेंज हो जाना है, एंडोस्पर्म टिश्यू में। सर एंडोस्पर्म टिश्यू का क्या काम है बेटा, एंडोस्पर्म टिश्यू ने चेंज हो जाना है एम्ब्रियो की फूड में। इसने एम्ब्रियो के लिए फूड बनना है। अच्छा, अब समझ आई सर कि ये आखिर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्यों बन रहा था, क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस चेंज हो जाना है एम्ब्रियो की फूड में, इसी फूड को ये एम्ब्रियो खा के बड़ा होगा। बात समझ आ रही है। लेकिन सर हमें इसकी एग्जांपल दें, हमें पता तो चले कि भाई वाकई ही ये फूड कौन सी होती है। तो कोई मसला नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप देख लें कि हम लोग आटा खाते हैं,
ठीक है, हम कॉर्न फ्लोर यूज़ करते हैं, व्हीट फ्लोर यूज़ करते हैं। तो उस आटे में ये समझिए कि वो गंदम का बीज है, ठीक है, इसमें एक तो होगा नन्हा पौधा एम्ब्रियो, छोटा सा पौधा ऐसे, ठीक है, साथ ही इसमें बहुत सारी मिकदार में क्या मौजूद है जी, आटा, जिसको हम पीसते हैं, गेहूं पीसा, गंदम को पीसा, चने को पीसा, आटा निकल आया। तो भाई ये जो आटा है ना, यही है एम्ब्रियो की फूड, जो आप लोग हड़प करके बैठ जाते हैं। बेचारा एम्ब्रियो कैसे बड़ा होगा, आपने खा ली इसलिए एम्ब्रियो बनता ही नहीं है। हाँ, तो ये होगी एम्ब्रियो की फूड, जिसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म टिश्यू। बात समझ आई? और इसे बोलेंगे एम्ब्रियो। तो वो जो आटा होता है ना, आटा, वो असल में यही एंडोस्पर्म टिश्यू होता है, जिसे आप लोग खा जाते हैं। बात समझ आ गई? तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती इसको दोबारा देख लें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा। और मैसेज ऑफ द डे ये है बच्चों कि अपने वालिदैन की कदर करें। आपके वालिदैन बहुत बड़ी नेमत हैं, और यकीन करें दुनिया में हर रिश्ता वापस मिल सकता है, लेकिन वालिदैन का रिश्ता वापस नहीं मिल सकता। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।